वेलकम टू स्टडी गो विद ज़ीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो जैसा कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको इन द कंट्री ह्यूमन राइट्स का वॉचडॉग कहा जाता है। और ये देखती है कि जो ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट क्या है? ह्यूमन राइट वो राइट्स हैं जो कि संबंधित है लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी से, और जो कि इंडिविजुअल को बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल कोवेनेंट क्या किए गए हैं, ग्रांट किए गए हैं, और ये इन्फोर्सिबल हैं इन इंडियन कोर्ट्स। तो इन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। तो अब अगर हम बात करें कि ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ, इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू हो जाता है आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अडॉप्शन से, जो कि 1948 में 10 दिसंबर को बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट की गई थी। तो जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया 10 दिसंबर 1948 को, तो इसी वजह से हर साल 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाते हैं। यूडीएचआर के अलावा जो यूडीएचआर के अंदर आर्टिकल्स हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल कोवेनेंट हुए हैं, जिनमें से पहला है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और दूसरा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये दोनों ही कोवेनेंट जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1966 में अडॉप्ट किए गए थे। इन दोनों कोवेनेंट का इंडिया सिग्नेटरी है और इस वजह से ही इंडिया की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो ह्यूमन राइट्स है उसको डोमेस्टिक लेवल पर इंश्योर करे। हालांकि इंडिया इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट का सिग्नेटरी है, लेकिन फिर भी इंडिया में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे थे। कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे बाय द इंडियन आर्म फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशली इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस स्थिति को देखते हुए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली यूएस, इन्होंने इंडिया को ओवर द ह्यूमन राइट वायलेशंस क्रिटिसाइज किया। तो जो फॉरेन कंट्री इंडिया का ह्यूमन राइट वायलेशन के संबंध में क्रिटिसिज्म करने लग रही थी और इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पर भी ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किए जाने की मांग उठी। ये डिमांड की गई कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिससे कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है कंट्री में उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इन सब चीज़ों के होने के बाद एज अ रिजल्ट जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर 1993 के टाइम पर, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस 1993 जारी किया अंडर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस ऑर्डिनेंस के तहत इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट का प्रावधान किया। फिर उसके बाद हुआ ये कि जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था वो ऑर्डिनेंस फाइनली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का स्टेटस एज्यूम किया। और इस एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश करेगी। ये जो आपका एक्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इसमें 2006 में अमेंडमेंट किया गया था और फिर सब्सिक्वेंटली 2019 में भी इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। तो जो ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है 1993, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करता है, और साथ ही जो ह्यूमन राइट कोर्ट हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी बात करता है, जिससे कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उनको प्रिवेंट किया जा सके और जो भी ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है उनको पनिश किया जा सके। अब अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक चेयरपर्सन होता है,
5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं एंड 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो चेयरमैन कौन हो सकता है? चेयरमैन हो सकता है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेजेंटली अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के 8वें चेयरमैन बने हैं। चेयरपर्सन के अलावा अदर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन होते हैं? एक होता है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक होता है रिटायर्ड जज ऑफ एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। 3 मेंबर होते हैं जिनको ह्यूमन राइट्स के संबंध में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है और इन 3 मेंबर में से एटलीस्ट 1 मेंबर विमेन होनी चाहिए। इनके अलावा 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं जिनको हम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी कहते हैं, और जो 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं ये नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं। कौन कौन सी नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं एनएचआरसी के? तो पहली तो हो गई आपकी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेक्स्ट हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेक्स्ट चीफ कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी। तो इन सभी के जो चेयरपर्सन हैं ये होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो प्रेजेंटली इन सभी नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन कौन है यहाँ पर मेंशन है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। अब अगर हम बात करें एनएचआरसी के मेंबर एंड चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट की कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो इस संबंध में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में सेक्शन 4 दिया गया है, ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो जो भी चेयरपर्सन एंड मेंबर होते हैं एनएचआरसी के, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी जिसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। और 6 मेंबर कौन कौन होते हैं? पहला प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं इस कमेटी के, दूसरा होम मिनिस्टर, तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चौथा लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, पांचवा द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड छठा द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये सब मेंबर्स होते हैं उस कमेटी में जिस कमेटी की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चेयरपर्सन एंड मेंबर्स एनएचआरसी के अपॉइंट किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनका टर्म कितना होता है, कितने टाइम के लिए अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं फॉर 3 इयर्स या फिर टिल द एज ऑफ 70 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर। पहले ये जो टर्म है इनका 3 इयर्स का, ये 5 इयर्स हुआ करता था जिसको 2019 में अमेंड करके रिड्यूस कर दिया गया है और 3 इयर्स कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें मेंबर्स के रिमूवल की, तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 5 दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में। तो बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं इनको सिर्फ और सिर्फ तभी रिमूव किया जा सकता है इनके ऑफिस से जब इनका मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बाय एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। अब अगर हम बात करें फंक्शंस की कि एनएचआरसी के क्या फंक्शंस हैं, तो जो भी फंक्शंस एंड पावर्स वगैरह हैं एनएचआरसी के, वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट में चैप्टर नंबर 3 में दिए गए हैं। तो बेसिकली हम फंक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 12 जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का, वो एनएचआरसी के फंक्शन बताता है जो कि हम शॉर्टली में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो एनएचआरसी है उसका मेन फंक्शन है ह्यूमन राइट वायलेशन के संबंध में इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करना और इस चीज़ के संबंध में इंक्वायरी करना कि क्या नेग्लिजेंस हुआ है बाय द पब्लिक सर्वेंट जिसकी वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, जिससे कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन को प्रिवेंट करने में चूक गया है। तो क्या नेग्लिजेंस पब्लिक सर्वेंट से हुआ है, इस चीज़ की इंक्वायरी करना, ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रहा है उसकी इंक्वायरी करना एनएचआरसी का फंक्शन है। इसके अलावा कोर्ट प्रोसीडिंग जो भी संबंधित है ह्यूमन राइट से, तो उनमें इंटरवेन करना भी एनएचआरसी का फंक्शन है। इसके अलावा ह्यूमन राइट के फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करना,
ये भी एनएचआरसी का फंक्शन है। इसके अलावा जो सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस हैं उनमें ह्यूमन राइट एजुकेशन को प्रमोट करना, इनकरेज करना, और साथ ही जो एनजीओज हैं और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट वर्क करने के लिए इनकरेज करना, ये सब फंक्शन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। जैसे कि एनएचआरसी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एनजीओज को इनकरेज करना, जिससे कि जो एनजीओज हैं वो ह्यूमन राइट के फील्ड में वर्क करें। तो इसी के संबंध में एनजीओज ने एनएचआरसी से इनकरेज होकर कई केसेस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाए हैं। जैसे कि उनमें से कुछ केसेस का एग्जाम्पल है, जैसे कि हो गया आपका विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो महिलाओं का वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह होता है, इस स्थिति को रखा गया था। ये केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था साक्षी, उसके द्वारा पीआईएल के थ्रू लाया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986। नेक्स्ट केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इसके बाद सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। नेक्स्ट पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस पुलिस कमिश्नर दिल्ली 1989। इसके अलावा जैसे कि नास फाउंडेशन जो एक एनजीओ था, उसका बहुत बड़ा रोल रहा, जिसके वजह से ही नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को पार्शली डीक्रिमिनलाइज किया और जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है उनके राइट को रिकॉग्नाइज किया। तो ये सभी केसेस एनजीओ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाए गए और इस चीज़ के पीछे एनएचआरसी का इनकरेजमेंट था, जो कि एनजीओस को प्रोत्साहित किया इन केसेस को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाने में। अब अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अचीवमेंट के बारे में, तो जैसा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इस्टेब्लिश हुए 29 साल हो गए हैं और ये तब की बात है जब ह्यूमन राइट डे मनाया गया था 2020 में। तो उस टाइम पर जो एनएचआरसी है उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके दी और कहा कि लगभग उन्होंने 19,50,695 केसेस ह्यूमन राइट वायलेशन के संबंध में रजिस्टर किए हैं और उनमें से लगभग 19,32,533 केस इन्होंने डिस्पोज ऑफ भी कर दिए हैं। और साथ ही एनएचआरसी ने ये भी क्लेम किया कि लगभग 205 करोड़ रुपए विक्टिम्स को, जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन के विक्टिम्स हैं, उनको एज अ कंपनसेशन एनएचआरसी ने थ्रू वेरियस स्टेट एजेंसीज दिलवाए भी हैं। लास्ट 5 ईयर का एवरेज जब निकाला गया तो उसके अकॉर्डिंग एनएचआरसी ने ये रिपोर्ट किया कि लगभग 84,000 केसेस हर साल एनएचआरसी के समक्ष आए हैं। तो इस तरह से एनएचआरसी का कहना है कि लगभग फुल कैपेसिटी के साथ एनएचआरसी इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन वर्क कर रहा है। हालांकि जो कमीशन है ये ना तो रेगुलर कोर्ट की तरह डिसीजन ले सकती है और ना ही इसके डिसीजन जो रेगुलर कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं उनकी तरह इन्फोर्सेबल होते हैं, बट फिर भी जो एनएचआरसी है इसको एक वीक बॉडी नहीं कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इसने मेजर ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस को सक्सेसफुली एड्रेस किया है। लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं एनएचआरसी में जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहली कमी तो यही है कि जो भी रिकमेंडेशंस एनएचआरसी देता है वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। अगर प्राइवेट पार्टीज के द्वारा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो इस चीज को एनएचआरसी के जुरिसडिक्शन में कंसीडर नहीं किया जा सकता है।
और एक इशू ये भी है कि जो एनएचआरसी है वो 1 साल से ज़्यादा पुराने केसेस को कंसीडर भी नहीं करता है। इसके अलावा जो एनएचआरसी है उसको कोई पावर नहीं है कि वो उन अथॉरिटीज़ को पेनलाइज कर सके जिनको एनएचआरसी ने रिकमेंडेशन वगैरह दिया था और उन्होंने उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके अलावा जो एनएचआरसी है उसके पास जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स क्या कर दी जाती हैं, डिक्लाइन कर दी जाती हैं। जहां 2016 में एनएचआरसी के समक्ष 96,267 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी, लेकिन अगर हम बात करें 2020 की तो 2020 में केवल 75,000 के आसपास ही कंप्लेंट रजिस्टर हुई हैं, जो कि ये शो करता है कि एनएचआरसी के पास जो भी कंप्लेंट आती हैं उनमें से 32.78% कंप्लेंट क्या कर दी गई हैं, डिक्लाइन कर दी गई हैं। पहली चीज तो यहाँ पर ये हो रही है कि 32% लगभग कंप्लेंट क्या कर दी जा रही है, रजिस्टर करने से डिक्लाइन कर दी जा रही है। और अगर हम बात करें उन कंप्लेंट की जो रजिस्टर की जा रही है उनमें से 45% कंप्लेंट तो ऐसी हैं जिनको ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड डिसमिस्ड इन लिमाइन कर दिया जा रहा है। जितनी कंप्लेंट को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ट्रांसफर किया जाता है उनमें से 18% कंप्लेंट ऐसी हैं जो कि क्लोज कर दी जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो अपने सुओ मोटो एक्शन के लिए जाना जाता था, बट प्रेजेंटली उसका ये स्टेटस चेंज हो गया है। जो सुओ मोटो एक्शन लिए जा रहे हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा वो अब तक लगभग हाफ हो गए हैं। इसके अलावा जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत कमीशन को एम्पावर किया गया है उन कंप्लेंट्स को इंक्वायर करने के लिए जिनके तहत जो पब्लिक अथॉरिटी है वो रिक्वायर्ड एक्शन लेने में फेल हो गई है। तो ये जो पावर है ये पावर भी एक्सरसाइज करने में कमीशन फेल होती दिखाई दे रही है। जो डाटा है वो ये शो करता है कि 2016 से लेकर 2017 में इस तरह की कंप्लेंट्स में जो इन्वेस्टिगेशन होती थी उनका लगभग जो डाटा था वो था 7,865, बट 2020 से 2021 का जो डाटा उठाया गया है उससे ये शो होता है कि पिछला जो डाटा है वो अब तक हाफ हो चुका है। यानी कि अब इस तरह की जो कंप्लेंट होती हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन करने में एनएचआरसी कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया है। तो एट दी एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एनएचआरसी हालांकि ऐसे डिसीजन नहीं दे सकती है जैसे कि एक कोर्ट देती है डिसीजन, इसी तरह से ना ही एनएचआरसी के डिसीजन कोर्ट की तरह बाइंडिंग होते हैं, लेकिन फिर भी एनएचआरसी मेजर ह्यूमन राइट वायलेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन फिर भी एनएचआरसी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि एनएचआरसी में प्रेजेंटली ये देखा गया है कि अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर दी जाती हैं और जो रजिस्टर की जाती है उनमें से अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट ऑन प्रोसीजरल बेसिस ही क्या कर दी जाती हैं, क्लोज कर दी जाती हैं। तो ज़रूरत है उन कंप्लेंट के क्वालिटेटिव डिस्पोजल की। तो ये था एनएचआरसी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।